हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और आई होप मैं इस चैप्टर को आपका भी बहुत ज़्यादा फेवरेट बना दूंगा। ठीक है। सो गाइस, ये चैप्टर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स मिला के अब तक हम 5 चैप्टर कर चुके हैं। आई होप आपने वे पांचों चैप्टर देख लिए होंगे और तभी आप इस लेक्चर पर आए होंगे। नहीं भी देखे तो कोई बड़ी बात नहीं, 5 चैप्टर अब तक हम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने किया था मोशन। ठीक है, मोशन किया हमने क्लास नाइन्थ फिजिक्स में से। सेकंड हमने करा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री। ठीक है, फिर हमने किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स में। ठीक है, फिर से क्लास नाइन्थ में फिजिक्स का किया था हमने। फिर हमने किया इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो क्या मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है या नहीं है। अगर वो प्योर नहीं है तो हम उसे क्या प्योर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो था हमारा चैप्टर नंबर 4 और वो केमिस्ट्री का पोर्शन आपका होता है। ठीक है, उसके बाद हमने किया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में ही जैसे मैंने आपसे कहा था कि उसमें एक और यूनिट है। ठीक है, जिसमें हम बियॉन्ड सी वगैरह, बियॉन्ड फोर्स वगैरह सब पढ़ते हैं। ठीक है, वो सब भी हमने ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में कर लिया। अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लेना, और इन्हें तो आप देख ही रहे हो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सो वो सब चैप्टर्स देख लेना। और आज अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। भैया, अभी तक हमने केमिस्ट्री में मैटर पढ़ा, अब एकदम से ये एटम्स का क्या क्या एटम से या मैटर से ये कहीं इंटर रिलेटेड है कि मतलब क्या एटम्स और मैटर कुछ समझा सकते हो? तो भाई मैं आपको बताऊं, हम अपनी पहली लाइन से जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो यही है। ठीक है, तो अब तक आपको मैटर पता है। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि आपके आसपास मौजूद हर एक चीज़ क्या है? मैटर है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके पास कुछ मास है, तो वो क्या है? मैटर है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। एन इंडियन फिलोसफर। ठीक है, शुरुआत होती है, एक कहानी बता रहे हैं यहाँ पे कि एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़ जी। आई होप आपने इनका नाम सुना होगा। ठीक है, तो एक इंडियन फिलोसफर है जिनका नाम है महर्षि कन्नड़ जी। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं, मैटर को अगर हम तोड़ते जाएं, जैसे मैटर को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम मैटर को पदार्थ भी बोलते हैं। अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है या फिर उन्होंने हिंदी ले रखी, साइंस जो है वो हिंदी में ऑप्ट कर रखा है, तो उन्हें मैं बताऊं मैटर को हम पदार्थ बोलते हैं, वो तो जानते भी होंगे। ठीक है, तो अगर हम मैटर को स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं। भाई मान लो आपने कोई भी एक चाकू लिया और उससे आप कोई ना कोई चीज़ तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तो एक ऐसा लिमिट आ जाएगी या फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे आप उस चीज़ को आगे नहीं तोड़ सकते, जहां पर आप उस चीज़ को आगे नहीं तोड़ सकते। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस फिगर में, यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे पहले हमने गोल्ड ब्रिक ली। जी हाँ, गोल्ड ब्रिक ली। आज के टाइम पे तो खैर पॉसिबल नहीं है गोल्ड ब्रिक ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड ब्रिक है जिसे हमने क्या करा? सबसे पहले इस पोर्शन में काटा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक पहला हिस्सा मिलेगा इसका। ठीक है, हमने फिर इसे और काटा तो अब ये ऐसा मिलेगा, फिर हमने इसे और काटा तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर तोड़ते 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 हम इसे और तोड़ते जाएंगे जैसे आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसा पोर्शन आ गया है कि अब आप इसे और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। अब आप इसे और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। क्या ये मैटर है या नहीं है? मुझे बताओ, क्या ये मैटर है या नहीं है? सबसे पहले जल्दी से अपने मन में सोच के मुझे बताओ, ये गोल्ड ब्रिक मैटर है या नहीं है? क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? बिल्कुल भैया कर रही है। क्या इसके पास कोई मास है? भैया बिल्कुल इसके पास मास है। तो ये मैटर है। जी हाँ, ये मैटर है। अरे टिक नहीं लग पा, ये मैटर है। ठीक है भाई, जब हम मैटर मैटर को तोड़ते जाए इंडिविजुअल पार्टिकल्स में, बहुत ज़्यादा उसे तोड़ते जाएं, और जब तक उसको तोड़ें, जब तक एक ऐसा पॉइंट ना आ जाए कि अब वो ना टूट सके। मान लो ये गोल्ड ब्रिक तोड़ तोड़ के मैंने इतनी कर दी, देखो ये डॉट दिख पा रही है सर्कल के अंदर। मान लो ये गोल्ड ब्रिक तोड़ तोड़ के मैंने इतनी कर दी, अब मैं आपसे कहूँ भैया इसे और तोड़ो, और आप कहो भैया कुछ भी कर लो, अब ये ना, ये जो आपने छोटी सी गोल्ड ब्रिक का हिस्सा रखा है, ये अब नहीं टूट सकता।
ये गोल्ड ब्रिक का हिस्सा अब नहीं टूट सकता। तो आप क्या कहोगे, एक ऐसी लिमिट आ गई है कि ये नहीं टूट सकता, यानी कि ये इससे मिलके बना होगा या नहीं बना होगा। मुझे एक बात बताओ, तो क्या ये इससे मिलके बना होगा, नहीं बना होगा? यही क्या है, एक एटम है भैया, यही क्या है, एक एटम है इस गोल्ड ब्रिक का। भैया ये नहीं समझ में आया ये इससे मिलके बना होगा नहीं बना होगा। देखो मुझे बताओ, जब आप कोई घर बनाते हो या बिल्डिंग बनाते हो तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए या नहीं चाहिए? ब्रिक्स, ईंट चाहिए ना ईंट चाहिए? तो आप क्या करते हो, आप एक एक ईंट को लगाते हो और एक कमरा बना देते हो, फिर और कमरों को जोड़ते हो तो बिल्डिंग बन जाती है, घर बन जाता है, नहीं बनता? भाई एक ईंट को और बहुत सारी ईंटों के साथ जोड़ा, क्या बन गया? एक कमरा बन गया। एक कमरों को बहुत सारे कमरों के साथ जोड़ा, क्या बन गया? घर बन गया, या फिर आपकी एक बिल्डिंग बन गई। तो सबसे छोटी चीज क्या है जो आपको इंपॉर्टेंट है एक बिल्डिंग या घर बनाने के लिए? एक ब्रिक चाहिए ना, एक ईंट चाहिए ना। तो वो यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है? किसी भी एक मैटर को बनाने के लिए यहाँ पे कौन काम कर रहा है? एटम काम कर रहा है। भाई सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? एटम्स क्या कर रहा है यहाँ पे, वो ब्रिक वाला काम कर रहा है। एक एक एटम को जोड़ते जाओ, एक एक एटम को जोड़ते जाओ, एक एक एटम को जोड़ते जाओगे। अगर ये बहुत सारे एटम्स को आप जोड़ोगे तो क्या ये दोबारा से ये नहीं बन जाएगा? मुझे बताओ, अगर बहुत सारे इन सबको दोबारा से नहीं जोड़ोगे तो ये नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन सारे एटम्स को जोड़ा 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 जोड़ा, फिर से ये ही बन जाएगा। ठीक है, तो एटम्स क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके? मैटर के। एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। और बहुत, अगर कोई बहुत अच्छी किताब उठाओगे उसमें ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी ये डेफिनेशन है, एटम्स आर नथिंग बट द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यानी कि मैटर किससे मिलके बना है? आपका एटम से मिलके बना है। याद है, अब तक 2 चैप्टर में सारी कहानी मैटर्स की करी हमने, कि मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैटर के बारे में बात करी। अब हमें 3rd चैप्टर में आके पता चल गया कि मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स। यानी कि हर चीज किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके। क्योंकि हर चीज क्या है? मैटर है। मुझे बताओ, हर चीज मैटर है या नहीं है? बिल्कुल। तो हर चीज किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। हर चीज से किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। ठीक है, तो महर्षि कन्नड़ जी ने क्या कहा? महर्षि कन्नड़ जी ने कहा कि जब आप मैटर को या फिर पदार्थ को जब आप तोड़ोगे तो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपके हाथ में आ जाएगा जिसे आप फर्दर नहीं डिवाइड कर पाओगे, जिसे आप फर्दर नहीं डिवाइड कर पाओगे। अब भाई इतनी अच्छी फिलॉसफी थी उनकी, तो उन्होंने कहा, कन्नड़ जी वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ये प्रपोज किया, ये बात कही, प्रपोज किया कि मैटर और पदार्थ इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। ठीक है, तो मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है भाई? एटम्स। एटम्स। ठीक है, तो परमाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एटम। जैसा आपने परमाणु हथियार सुना होगा, उन्हें क्या बोलते हैं? एटम बॉम्ब्स। ठीक है, तो ये क्या है? परमाणु। ठीक है भाई, महर्षि कन्नड़ जी ने कह दिया था, लेकिन होता क्या था, हमारे बहुत सारे जो पुराने फिलोसफर होते थे ना, है ना, ये संत साधु जी जो होते थे, ये जो बात कहते थे कहीं पे लिखते नहीं थे। ठीक है, अब साइंस बिलीव करता है आपने कुछ लिखा हो तभी तो हम मानेंगे कि वो आपने कहा है। हमने तो ये मान लिया, हम इंडियंस तो ये मानते थे कि महर्षि कन्नड़ जी ने कहा, लेकिन पूरी दुनिया को बताने का तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। पूरी दुनिया ये मानेगी जब आप कोई चीज़ लिख के गए हो। लेकिन होता क्या था, वे कभी भी कहीं पे कुछ लिखते नहीं थे। उन्होंने वो बात बता दी लोगों को, लोगों ने लगा कि भाई बहुत अच्छी बात है, तो कमाल की बात है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहीं पे लिखी नहीं वो बात। ठीक है, तो जॉन डेल्टन आए 1808 में, महर्षि कन्नड़ जी के काफी साल बाद जॉन डेल्टन आए। मतलब उनका जन्म 1808 में नहीं हुआ था, 1808 में उन्होंने एक बात कही कि जो उन्होंने भी यही सेम बात कही जो महर्षि कन्नड़ जी ने कहा कि एटम को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते जाओ, वो मैटर को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते जाओ, आपको क्या मिल जाएगा? एटम मिल जाएगा। ठीक है, तो जॉन डेल्टन कॉल्ड दिस पार्टिकल्स बाय द नेम ऑफ एटम। ठीक है, तो जॉन डेल्टन ने इन पार्टिकल्स को क्या कहा? एटम कहा। जॉन डेल्टन्स ने इन पार्टिकल को क्या कहा? एटम कहा। भैया अब एटम को एटम क्यों बुलाते हैं ये बता दो, है ना? कमाल का क्वेश्चन है भाई, एटम को एटम क्यों बुलाते हैं? तो एटम को एटम इसलिए बुलाते हैं, एटम का जो मतलब होता है, ग्रीक में जो एटम का मतलब होता है वो कोई
चीज़ है, मुझे याद नहीं आ रही है वो क्या है, लेकिन एटम का मतलब होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल माने, डिविजिबल माने किसी चीज को तोड़ देना या फिर डिवाइड कर देना, इंडिविजिबल माने किसी चीज का ना टूटना या डिवाइड ना होना। अब एटम क्या थे, और ज्यादा नहीं टूट पा रहे थे, तो एटम को किस नाम पे रख दिया, इंडिविजिबल के नाम पे रख दिया। यानी कि इंडिविजिबल क्या होता है, समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, एटम्स का, एटम्स को इसका नाम दे दिया, इंडिविजुअल का नाम दे दिया कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल। ठीक है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने कहा कि जो सारे मैटर हैं वो किससे मिलके बने हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर ऑल्सो शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। भाई डिफरेंट मैटर, अगर कोई एटम एक एटम दूसरे एटम से अलग होगा तो वो कैसे होगा, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। अगर एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी तो उनसे बने मैटर की भी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, है ना। भाई मैं आपसे कहूँ कि जो ये है आपका वुड है वो अच्छा कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिक, वो बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। जो ये नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। लेकिन मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि उनके जो एलिमेंट्स मिलके, जो उनके एटम्स मिलके बने होंगे वो अच्छे से कंडक्ट करवा पा रहे होंगे। ये सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे ही है, वो सब हम आपको देखने वाले हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है, किसी चीज का आपस में जुड़ना, केमिकली जुड़ना, तो वो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो कितने तरीके के लॉ हैं, 3 तरीके के लॉ हैं भैया, फिर से 3 आ गया। एटम कितनी इक्वेशन होती है, 3 तरीके की इक्वेशन होती है। कितने तरीके के लॉज होते हैं, न्यूटन साहब के ने कितने लॉज दिए थे, फिर 3 तरीके। तो 3 बड़ा स्पेशल वर्ड चल रहा है। ठीक है। तो 3 तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं। और वो पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, या फिर मैं कहूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। क्योंकि हर चीज, मैटर जो है हर चीज के पास मास होता है। हमने कहा मैटर क्या है, जिसके पास मास है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह लो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कह लो। सेकंड जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अपने 9th क्लास में केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड लॉ ही पढ़ेंगे, थर्ड लॉ हम नहीं पढ़ेंगे। थर्ड लॉ हम पढ़ते हैं क्लास 11th में जाके। ठीक है। तो अभी समझ लो, थर्ड लॉ की कहानी तो सिर्फ नाम से ही खत्म हो जाती है। ठीक है। थर्ड लॉ की कहानी तो सिर्फ नाम से ही खत्म हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड लॉ हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम अपना फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चलिए देखते हैं। नाम से क्या हो रहा है, कंजर्वेशन मतलब किसी चीज का कंजर्व्ड रहना, और किस चीज का, मास का। ठीक है। तो यानी कि ऐसा लॉ है जिसमें मास कंजर्व रहने वाला है। ठीक है। तो ये लॉ सबसे पहले किसने दिया था वो देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवोजियर इन 1774। तो 1774 यानी कि बहुत साल पुराना है। अभी क्या चल रहा है, 2020 या, और 1774 में लेवोजियर साहब ने ये लॉ दे दिया था। कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़िए, ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, या फिर एटम भी इसे, मैटर भी इसे मैं बोल सकता हूं, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया भाई। ठीक है। या फिर इसे हम मास भी बोल सकते हैं, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब इन्होंने एक और बात कही है, वो क्या है, द लॉ ऑफ conservation of mass means that in a chemical reaction the total mass of products is equal to the total mass of the reaction, there is no change in mass during a chemical reaction। ठीक है। नहीं क्लियर हुआ, अभी करते हैं, कोई बात नहीं भाई। मुझे ये बताओ, एक केमिकल रिएक्शन अगर मैं लिखूं, ठीक है, A प्लस बी इक्वल्स टू, इक्वल्स कह रहा हूं, गिव्स हमें C प्लस डी। ठीक है। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। ठीक है। ये एक डमी केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दी है। ठीक है। जहां पे आपका A प्लस बी लिख रहा हूं, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो ये वाली साइड, जो लेफ्ट वाली साइड होती है, जरा मुझे बताओगे इसे हम क्या बोलते हैं,
जी हाँ, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो ये राइट वाली साइड होती है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो राइट वाली साइड होती है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो उन्होंने कहा जो भी मास रिएक्टेंट वाली साइड होगा वो डिट्टो मास कितना होगा? प्रोडक्ट वाली साइड होगा। मान लो मैं कहूँ ए का मास और बी का मास मिला के जो टोटल मास आया है वो कितना है? 500 है। ठीक है, 500 यूनिट है। ए का मास प्लस बी का मास टोटल मिला के जो मास आया है वो कितना है? 500 है। यहाँ दोनों की बात कर रहा हूं, ए का मास प्लस बी का मास मिला के कितना आया है? 500 आया है। तो सी और डी का मास भी मिला के कितना आएगा? 500 ही आएगा। इंडिविजुअली कुछ भी हो, इंडिविजुअली कुछ भी हो, लेकिन टोटल मिला के कितना आएगा? 500 ही आएगा। अगर लेफ्ट साइड 500 है तो राइट साइड भी कितना होगा? 500 ही होगा। ठीक है, फिर चाहे आप ए को 40 दे दो, फिर चाहे आप ए को 40 दे दो और बी को 460 दे दो और सी को 250 दे दो और डी को भी 250 दे सकते हो। लेकिन आप अगर दोनों ऐड करोगे तो 40 प्लस 60 कितना? 40 प्लस 460 500 और 250 प्लस 250 500। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी का जो भी मास है वो सी प्लस डी का होने वाला है। क्लियर हो गया भाई? तो ये तो थी डमी इक्वेशन। भैया डमी तो क्लियर है, लेकिन है ना एक एग्जाम्पल दे दो। तो एक एग्जाम्पल है भाई बहुत अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का जो एटॉमिक मास आता है वो 100 ग्राम आता है। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका जो मास है वो 100 ग्राम है। ठीक है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड का हमें मास मिलता है वो कितना है? 56 ग्राम। जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिलता है वो कितना है? 44 ग्राम। कितना? 44 ग्राम। और अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलता है? 100 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट में क्या है? 100 ग्राम। प्रोडक्ट में कितना है? 100 ग्राम। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास यहां पे था उतना ही मास यहां पर है। क्लियर हो गया भैया? क्लियर हो गया? वेरी गुड, क्लियर होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास जो है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही तरफ कितना है? 100 ग्राम, यानी कि सेम है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ कहता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, सबसे पहले प्रपोर्शन आप जानते हो क्या होता है? 8th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। प्रपोर्शन होता है किसी भी चीज का रेशियो। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि एक फलाना व्यक्ति है ना कुछ कर रहा है, कुछ कहीं जा रहा है, तो उसका स्पीड और टाइम का रेशियो निकाल लो। तो आप आराम से निकाल सकते हो कि भाई उसने अब तक कितने स्पीड से कवर कर रहा है, उसका टाइम कितना लगा, तो उसका स्पीड और टाइम का रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद हो तो स्पीड किसी भी चीज का रेशियो आप ऐसे लिखते थे 1:3, 1:4, यानी कि A:B है ना। ए लगाओगे फिर ये 2 डॉट्स ही लगाते थे और फिर ऐसे लिखते थे A:B। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन यहां पे क्या कह रहा है? प्रपोर्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। प्रपोर्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले ये लॉ किसने दिया? ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लॉ है वो प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है अलग हो, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब है। ठीक है, तो 1779 में ये लॉ दिया गया था प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, तो पहली लाइन तो हमेशा यही होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डैश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन a chemical compound always consists of same elements combined together in same proportion by mass. A chemical compound always consists of same element combined together in same proportion by mass. देखो एक एक लाइन समझो। एक केमिकल कंपाउंड है जो हमेशा से ही किस तरह होगा? कंसिस्ट होगा, उसके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, उसके एलिमेंट्स ऐसा नहीं है चेंज हो जाएंगे, एंड टुगेदर इन सेम प्रपोर्शन बाय मास। यानी कि मेरी बात सुनो बड़े आराम से, आपको ये लॉ समझाता हूँ। मान लो H2O है। H2O क्या होता है? हम सब जानते हैं H2O होता है वाटर। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं CO2 को वाटर कह दूं? CO2 का भी वाटर हो सकता है, नहीं हो सकता ना? ठीक है, क्या H2O में
H2O में अगर मैं कार्बन ऐड कर दूं और ऑक्सीजन निकाल लूं तो क्या वो वाटर बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं बन सकता ना। H2O क्या है? H2O क्या है? वाटर है। हम सब जानते हैं H2O क्या है, वाटर है। लेकिन अगर इसमें कोई एलिमेंट मैं ऐड कर दूं H2O में अगर मैं कोई एलिमेंट ऐड कर दूं, कोई भी एलिमेंट, मान लो आपको कोई भी एलिमेंट याद आ रहा होगा, नाइट्रोजन याद आ रहा होगा, क्लोरीन याद आ रहा होगा, फ्लोरीन याद आ रहा होगा, कार्बन याद आ रहा होगा, अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं तो क्या ये अब भी पानी रहेगा? क्या ये अब भी वाटर रहेगा? नहीं रहेगा ना। नहीं रहेगा ना, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर मान लो मैं इसमें से ऑक्सीजन निकाल लूं तो क्या अब भी ये पानी रहेगा? नहीं रहेगा। मान लो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है, मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लूं तो क्या अब भी ये पानी रहेगा? नहीं रहेगा ना, ये पानी नहीं रहेगा। भाई H2O क्या होता है? वाटर होता है। मुझे बताओ क्या HO, H3O, H2O2 क्या ये भी वाटर होते हैं? नहीं होते हैं। अब देख रहे हो, मैंने कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं निकाला। यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन डाल दिया, यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट भी अगर आप फालतू डालते हो या एक एलिमेंट भी आप कम कर दोगे तो जो आपका कंपाउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट बन जाएगा। वो बिल्कुल डिफरेंट बन जाएगा। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। ये कभी भी पानी नहीं होता। पानी क्या होता है? केवल और केवल H2O। तो आधी लाइन तो यहाँ पे भैया क्लियर होगी कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। उनके पास क्या होंगे? सेम एलिमेंट्स होंगे, टुगेदर इन सेम प्रपोर्शन बाय मास। ये समझाओ, सेम प्रपोर्शन बाय मास। तो भाई सेम प्रपोर्शन बाय मास है। ये जो H2O है, ये H2O जब ही रहेगा जब इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा। जब इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा। ये बात तो मानते हो ना? एक भी चीज आगे पीछे करूंगा गड़बड़ हो जाएगी, एक भी चीज आगे पीछे करूंगा गड़बड़ हो जाएगी। अब एक बात थोड़ी सी याद करने की क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हो H2O कितने हाइड्रोजन है? 2। तो हाइड्रोजन 2 है तो इनका टोटल मास हो जाएगा 2। इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? 2। तो हाइड्रोजन का टोटल मास 2 और ऑक्सीजन का कितना? 16। जब मैं इसका रेशियो निकालता हूं 2:16 तो ये आएगा रेशियो। क्या ये रेशियो आएगा या नहीं आएगा? मुझे बताओ, क्या ये रेशियो डिवाइड हो सकता है किसी चीज से? हम हमेशा जानते हैं, हमने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ के आए हैं, रेशियो को हमेशा सबसे सिंपल फॉर्म में रखो। अगर मैं दोनों को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं, क्या 1:8 नहीं आएगा? क्या 1:8 नहीं आएगा? बिल्कुल 1:8 आएगा। और ये क्या है? एक फिक्स रेशियो है। एक फिक्स रेशियो है किसका? मास का। एटॉमिक मास का एक फिक्स रेशियो है। यानी कि अगर आप एक हाइड्रोजन रखते हो बाय मास, एक हाइड्रोजन बाय मास रखोगे तो 8 ऑक्सीजन बाय मास आपको रखना पड़ेगा अगर पानी बनाना है, ठीक है। ये देख लो, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या? सेम टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन सेम कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ 1:8। क्या 1:8 का क्या होता है? उनका प्रपोर्शन होता है बाय मास। बाय मास, बाय मास हो रही है बात, उसके नहीं हो रही है कि कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन। अगर आप कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन देखते तो वो 2:1 आ जाता, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? बाय मास। तो बाय मास का रेशियो आता है 1:8, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो थोड़ी सी ये हाई लेवल वाली बात है, जब उसमें हम एटॉमिक मास वगैरह पढ़ लेते हैं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आई हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी और वो है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले जिसने ये थ्योरी दी उसका नाम, उनका नाम क्या है? उसका मतलब क्या बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। उनका नाम क्या है? जॉन डेल्टन, ठीक है। तो जॉन डेल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। और जॉन डेल्टन ने जब ये थ्योरी दी थी, वो टाइम क्या था? वो टाइम था 1808। आपको क्या लगा मैं असली टाइम बताऊं? मतलब वो ईयर बता रहा हूं। तो जॉन डेल्टन ने जब ये थ्योरी दी तो वो जो ईयर था वो 1808 था। चलते हैं आगे। अब इस थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि जॉन डेल्टन ने आखिर क्या कहा था। तो जॉन डेल्टन ने जो भी बातें कही थी ना अपनी थ्योरी में, वो मैंने इन 10 पॉइंट्स में डाल दी हैं। तो ये 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा
और उससे आप ये थ्योरी समझ जाओगे। ठीक है, तो हो सकता है इसमें 7-8 पॉइंट्स तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए, कुछ पॉइंट्स थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं, उनको फिलहाल के लिए याद कर लेना। जॉन डाल्टन्स की ये क्या है, एटॉमिक थ्योरी है, जॉन डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है, बाय नेम इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो 10 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनमें से 5 6 7 जितने आपको लगे कि भाई मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे लिखने चाहिए, लिखिए आना। भाई क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का तो 10 थोड़ी लिख के आओगे, 5 लिखिए आओ। क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का तो 7 लिखे आओ, 8 लिखे आओ, जितने आपको लगे इंपॉर्टेंट उतने आप लिख के आना। पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के लिए। सबसे पहले क्या है, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जैसे हमने ऊपर बात कर ली है कि मैटर किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। और एटम क्या है, स्मॉल पार्टिकल है। भाई एटम क्या है, स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल क्यों है भाई, अगर बड़ा पार्टिकल होता तो वो टूट सकता था, लेकिन एटम कैसा है, छोटा पार्टिकल है, वो तो टूट नहीं सकता। तो एटम इज मेड अप ऑफ वेरी, वो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो पहली पोस्टुलेट तो भाई क्लियर है। दूसरा उन्होंने एक बहुत आसान सी बात कही, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। जो हम जानते हैं, महर्षि कन्नड़ जी ने हमें बता दिया था कि भाई जो एटम है वो फर्दर नहीं टूट सकता, तभी तो उन्हें इंडिविजिबल कहा जाता है। ऊपर पढ़ के आए हो, अरे भूल गए क्या, भूल गए क्या? यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा है, एटम इज इंडिविजिबल। एटम क्या है, इंडिविजिबल, बिकॉज एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। भैया अभी तो कह रहे हैं एटम डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन हम तो जानते हैं एटम डिवाइड हो सकता है। अरे भाई रुको जरा, ये जब तक नहीं हुए थे ना। ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड पॉइंट है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सबसे इंपॉर्टेंट कमाल की बात, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन भी कराते हो तब भी एटम ना तो कभी बन सकता है ना कभी मिट सकता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो मैं खुद से एक एटम बना दूंगा, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आप सोच रहे हो कोई एटम को आप नष्ट कर सकते हो, तबाह कर सकते हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जब आप एक केमिकल रिएक्शन करते हो तो हाँ ऐसा हो सकता है एटम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाए, एक चीज से दूसरी चीज बन जाए, है ना, वो भी आगे बताऊंगा। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फिलहाल के लिए इतना समझिए। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। भाई हम जानते हैं बहुत सारे एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और शायद आपने अब तक तो 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर पे उनके पीरियड भी याद, वो भी याद कर लिया होगा। जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना, ऐसे करके हमारे कैल्शियम तक आप 120 तक पढ़े होंगे। हम जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, करीबन करीबन कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। तो 118 एलिमेंट्स हैं, उनके क्या है, 118 तरीके के एलिमेंट्स, एटम्स होंगे। भाई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह से डिफरेंट होता है, मुझे बताओ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किस तरह से डिफरेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किस तरह से डिफरेंट है? भैया ये दो अलग अलग एलिमेंट है, वो तो ठीक है, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन ये दो अलग एलिमेंट क्यों है? तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब क्या है कि जो जो ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग ये एलिमेंट हम इन्हें कहते हैं, उसका कारण क्या है, जो इनके एटम्स है। भाई हाइड्रोजन के पास भी कुछ एटम होगा, ऑक्सीजन के भी कुछ एटम होते हैं, जो ये इनके एटम्स हैं ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। भाई हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम के एक जैसा है, लेकिन हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के एटम के जैसा नहीं है, डिफरेंट है ना भैया। वो कैसे कैसे डिफरेंट है वो आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन ये तो मानते हो ना, हाइड्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम से डिफरेंट होता है। तो इसलिए वो ये जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ वेरियस काइंड, एटम्स ऑफ वेरियस काइंड, दैट देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम एंड एटम्स एज आर एन एलिमेंट्स। भाई अलग अलग तरीके के हमारे पास एलिमेंट्स है, अब अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होंगे तो उनका एटम्स क्या होगा, अलग अलग तरीके का होगा। भाई मुझे बताओ, गोल्ड और सिल्वर क्या एक तरीके के होता है? गोल्ड और सिल्वर सेम होता है? नहीं भैया, गोल्ड और सिल्वर में तो बहुत फर्क है। गोल्ड तो बहुत महंगा है, सिल्वर फिर भी सस्ता है ना। भाई गोल्ड का एक एटम सिल्वर के एक एटम से डिफरेंट है, गोल्ड का एक एटम सिल्वर के एक एटम से डिफरेंट है, इसलिए वो अलग अलग है। अगर गोल्ड का एक एटम सिल्वर के एक एटम जितना जैसा हो जाता तो दोनों सेम नहीं हो जाते क्या भाई, दोनों सेम नहीं हो जाते क्या? समझो, ऐसा ना मानता हूँ यार, नई चीज आई है, समझो आराम से। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कमेंट कर देना कि भाई दोबारा समझा।
ठीक है। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट हैविंग द सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा भैया, अभी तो आपने कहा एटम डिफरेंट होते हैं, भाई एक वर्ड तो पढ़ लो, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन उठा लो, हाइड्रोजन उठा लो, तो हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन के एक एटम के बिल्कुल सेम होगा, यानी कि उसका जो मास है वो भी सेम होगा, जो उसका साइज है वो भी सेम होगा, और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होगी। यानी कि हाइड्रोजन का जो एक एटम एक रिएक्शन करेगा, वो हाइड्रोजन का दूसरा एटम भी वही सेम रिएक्शन करेगा। क्लियर हो रहा है ना? हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम के बिल्कुल कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल क्या होते हैं भाई? मेरा एक हाथ दूसरे हाथ से कैसा है? बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसा है, होता है नहीं होता है? ऐसे हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से बिल्कुल कैसा होता है? आइडेंटिकल होता है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये भी हम जानते हैं भाई। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, फिर से वही है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट माने एक हाइड्रोजन उठा लो, एक ऑक्सीजन उठा लो, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का जो एटम है क्या वो ऑक्सीजन के एटम जैसा है? बिल्कुल नहीं भैया, हाइड्रोजन का एटम तो हल्का है, ऑक्सीजन का एटम वैसा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन के एटम जैसा नहीं होता। किस किस रेस्पेक्ट में? ना तो उनका मास एक जैसा होता, ना उनका साइज एक जैसा होता, और ना ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। भाई हाइड्रोजन का एटम जो केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है, जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन का एटम भी वो प्रॉपर्टीज दिखाए। ठीक है ना? तो यार मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, है ना, इतना सारा क्यों समझा रहा हूँ? देखो, जब मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पर, काफ़ी टीचर्स ने अच्छा समझा रखा है, लेकिन काफ़ी टीचर्स ने सिर्फ ये पोस्टुलेट्स पढ़ा के छोड़ दिए। तो ये तो बच्चे बुक से भी पढ़ सकते हैं, बाकी काफ़ी सारे टीचर्स ने इन्हें बिल्कुल डीप में पढ़ा रखा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यूट्यूब पे पूरा कंटेंट आ रहा है। ठीक है, और चलते हैं हमारे सेवन्थ पॉइंट। हमने पढ़ा दिया नहीं पढ़ा है? केमिकल्स कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स कंसिस्ट बाय जॉइनिंग एटम। नहीं, हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा दिया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज, मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेवन्थ पॉइंट पढ़िए, सेवन्थ पॉइंट पढ़िए, वैसे भी ऑनलाइन इंडिया है, अब सब चीज़ ऑनलाइन मिलती है। ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स। ठीक है भाई, मुझे बताओ, अगर मुझे कोई कंपाउंड बनाना है, मुझे कोई मॉलिक्यूल बनाना है, तो वो कैसे बनेगा भाई? एटम्स को जोड़ के बनेगा। तो वही यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि केमिकल कॉम्बिनेशन किया जाता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम्स का, उन्हें जोड़ के मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनाने में। मुझे बताओ, जब आप H2 बनाते हो तो वो H2 क्या है भैया? वो H2 कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। मुझे बताओ, जब आप O2 बनाते हो तो उसमें क्या है भैया? वो कुछ नहीं है। ऑक्सीजन के क्या है? 2 एटम्स हैं। वो क्या है? ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ये दोनों क्या है? मॉलिक्यूल। ये दोनों क्या है? मॉलिक्यूल। हाइड H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। मुझे बताओ, ये H2O क्या है? ये H2O भी क्या है? मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम आपस में जुड़ा है, और ये इन्होंने क्या बना दिया है? एक मॉलिक्यूल बना दिया है। क्लियर हो गया? क्लियर है भाई? ठीक है, 8 पॉइंट है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। है ना, जैसे मैंने कहा था H2O, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है? हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। क्लियर हो गया भाई? नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछ लूं कि इसमें कार्बन के कितने एटम है भैया? 0 है ना, तो काइंड समझ में आ गया? काइंड चेंज नहीं हो सकता, कार्बन के एटम नहीं ला सकते इसमें आप। हाइड्रोजन का एटम एक काइंड है, एक तरह का एटम है, और ऑक्सीजन का एक तरह का एटम क्या है? एक तरीके की काइंड है। ठीक है, 9 पॉइंट पढ़ते हैं। 9 पॉइंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे कि हमने कहा H2O में अलग अलग दो या दो से ज़्यादा तरीके के एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं एक फिक्स रेशियो में, क्या बनाने के लिए? एक कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे अगर आप कोई और कंपाउंड उठा लो तो उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, एक कंपाउंड अगर मैं उठाऊं तो CH3COOH, चलो छोड़ो, अभी तो आपने ये पढ़ा ही नहीं है। है, छोड़ो, चलो 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 छोड़ो। हाँ तो अच्छा,
atoms of same element can combine in more than one ratio to form more than one compound। जैसे कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आपको जॉइंट करना है, जोड़ना है, तो आप उससे HO भी बना सकते हो, ये एक तरीका है, कंपाउंड है। आप H2O बना सकते हो, आप H3O बना सकते हो, आप H2O2 बना सकते हो। तो देख पा रहे होंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, एक एटम निकाल रहे हो, एक एटम डाल रहे हो, और उससे क्या बन रहा है, उससे क्या बन रहा है, अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये भाई ये सारे कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे तरीके के, ये हाइड्रोक्साइड आयंस बन जाता है, ये कुछ और बनता है, ये कुछ और बनता है, ये कुछ और बन जाता है, लेकिन ये सब होते हैं, है ना। ये मत सोच रहे ये इंसान अपने मन से बता रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी बात। और एक बहुत कमाल की बात जो है, क्या, ये थ्योरी पूरी हो गई है, डेल्टन्स की थ्योरी पूरी हो गई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर आप ये बात अपने पेपर में लिखते हो तो टीचर को अच्छा लगता है कि भाई बंदा समझदार है, मेरे से पढ़ के आया, समझदार है ना। ब्रैकेट में लिख के भी आना, मैं उज्जवल भैया से पढ़ के आया हूँ। ठीक है, तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सवाल आ जाता है कि जो ये डेल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है वो किस आधार पर बेस है ना भाई। उन्होंने ये जो थ्योरी बताई है वो किस बेसिस पे बताई है, तो वो किस बेस पे बताई है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पे बताई है। देख पा रहे होंगे आप कि काफ़ी जगह हमने 1:8 वाला किस्सा लगाया है कि ये जो प्रपोर्शन है ये फिक्स होता है। वो कैसे आया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ के, है ना। चलते हैं अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात, और लास्ट टॉपिक हमारे आज के इस वीडियो में वो है ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। भैया ये तो ठीक है, ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये ड्रॉबैक्स क्या होता है। ड्रॉबैक्स होता है भाई कमियां, कमियां। ठीक है, हिंदी मेरी बहुत कमज़ोर है तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा कमियां। तो ड्रॉबैक्स क्या है, डेल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी आई थी उसके अंदर क्या कमियां थी, डेल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी आई थी उसके अंदर क्या कमियां थी। ऑल्दो यार मेरी हिंदी कमज़ोर नहीं है, मेरी हिंदी में 95 मार्क्स आए थे 10th क्लास में, है ना, बस मैं भूल गया हूँ लिखना। तो डेल्टन्स की एटॉमिक जो थ्योरी आई थी उसमें क्या कमियां थी, उसमें क्या कमियां थी, तो चलिए उस कमियां को देख लेते हैं। यार देखो दुनिया कैसी है, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया बात जॉन डेल्टन साहब ने बता दी, लेकिन फिर भी उन्हें क्या निकालनी है, कमियां निकालनी है। ठीक है, अब दुनिया को निकालनी है तो हमें भी निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट जो कमी है उनकी, ये जो उन्होंने ये थ्योरी दी थी वो क्या है, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द एटम्स वर थॉट टू बी इंडिविजुअल। उन्होंने ये कह दिया था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल है, एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या एटम डिवाइड नहीं होता? क्या आप अपने 6th 7th 8th क्लास में ये पढ़ के नहीं आते हो कि एटम्स आर फर्दर डिवाइडेड? आपने पढ़ा है कि एटम्स किससे मिलके बना है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो ये थी एक बहुत बड़ी कमियां। देखो अब उनकी इंटेंशन नहीं थी, उनके टाइम तक 1808 तक अगर आप कभी देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इवन न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी 1808 तक। तो उन्हें तो यही लगता था कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता। ठीक है, अब काफी साल बाद जाके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, फिर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, तो जाके पता चला कि एटम में ये चीजें हैं, एटम्स में ये चीजें। लेकिन उनके टाइम पे तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने तो कह दिया था कि एटम्स जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थी बात। सबसे मेजर जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि एटम की थ्योरी यहाँ पे डेल्टन्स की थ्योरी यहाँ पे फेल कर गई थी, क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी थी कि एटम्स आर नॉट फर्दर डिवाइडेड। और एक्चुअली में क्या हुआ, आज हम जानते हैं कि एटम्स जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। इवन दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हमारे किसी चीज़ से मिलके बने हैं। 12th क्लास तक आओ, पता चलेगी बात। ठीक है, बता दूं रहने दो, बता देता हूँ। क्वार्क्स, ठीक है, तो अभी तक ये देखा गया है कि जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो भी 3-3 क्वार्क से मिलके बने हैं, अप और डाउन क्वार्क से। छोड़ो ज़्यादा अंदर नहीं जाना, वरना बच्चे कमेंट करेंगे अबे क्या बता रहा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड कमी क्या है, Dalton's atomic theory says that all the atoms of an element have exactly same mass। तो डेल्टन की थ्योरी ने ऊपर क्या कहा था कि एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका एग्जैक्टली सेम मास होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये क्या देखा गया कि ये सच नहीं है। जो एक ही एलिमेंट है
उनके भी कुछ कुछ एटम्स का जो मास है ना वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब वो क्यों होता है ये भी बहुत अच्छा कमाल की चीज़ है। आगे चल के हायर क्लासेस में ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि एक ही एलिमेंट का, एक एटम का दूसरे एटम से किस तरह से मास डिफरेंट होता है। ठीक है, और थर्ड और लास्ट कमी, देखिए ना अच्छी बात है कि लास्ट कमी निकाली है लोगों ने, और भी कमी निकाल सकते हैं। तो थर्ड और लास्ट कमी जो डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में है वो क्या है? डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो एटम है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो उनका मास होगा वो डिफरेंट होगा। भाई डाल्टन्स ने कहा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका जो एक एक एटम होगा उनका मास डिफरेंट होगा, उनका मास डिफरेंट होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली फिर ये देखा गया कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के एटम के जो मास होता है वो कई बार सेम आ जाता है। ठीक है, तो एक एटम, एक एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट, मान लो एक्स एलिमेंट, कोई भी एक्स एलिमेंट है, ये एलिमेंट होता नहीं है, मान लो कोई भी एक एक्स एलिमेंट है, उसके एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, 40 यूनिट। और मान लो कोई वाई एक एलिमेंट है, उसके भी जो एलिमेंट है उसके जो एटम है उसका भी एटॉमिक मास कितना आ गया? 40। तो एक्स और वाई क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनके एटम्स क्या होने चाहिए थे? डिफरेंट होने चाहिए थे, लेकिन इनका मास कैसा आ गया? सेम आ गया। ठीक है, तो ये काफी टाइम बाद देखा गया ऐसा भी होता है। ठीक है, तो क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि ये एक्स और वाई क्या है? अगर कोई मुझे ये बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं हो, है ना, हो सकता हो और हो सकता हो ऐसा होता ही ना हो। तो मुझे ये बताओ। ठीक है, तो थर्ड वाली तो बात ठीक है, ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं, गलत है, जो मैंने पूछा है वो बताओ। ठीक है, तो केवल 3 कमियां लोगों ने निकाली, और हमारे जो जॉन डल्टन साहब हैं उन्होंने 10 बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स दिए, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, और इन 3 कमियों ने सारा खेल खत्म कर दिया, है ना। लोगों ने कहा जॉन डल्टन्स की थ्योरी छोड़ो, अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है, लेकिन नहीं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर, आज की इस वीडियो में इतना ही है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है, आपकी चैन में आपकी सांस में सांस आएगी। भैया आप क्या बता रहे हो, हमने देख लिया है ना, यूट्यूब पे ऑप्शन आता है ये बताने का कि वीडियो कितनी देर में ख़त्म होने वाली है ना। तो वीडियो ख़त्म हो चुके हैं, नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम एटम्स की स्टडी शुरू कर देंगे। अभी तो हमने देखा कि एटम क्या होता है, एटम कैसे कैसे बनता है, ये सब जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या आ सकता है। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दिया करो, आप लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, दोस्तों के साथ शेयर करते हो नहीं करते हो वो मुझे नहीं पता, शायद करते होंगे अच्छे बच्चों, है ना। और कमेंट बॉक्स में बताओ ना यार, वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है ना, मुझे अच्छा लगता है यार। मैं अब जो कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, वीडियोस अच्छी लग रही है नहीं लग रही, मुझे बड़ा खुशी होती है। मैं ना फिर फटाफट से अंदर आता हूँ, दोबारा से वीडियो बनाने शुरू कर देता हूँ, मुझे मज़ा आ जाता है कमेंट पढ़ के कि यार लोगों को अच्छी लग रही है वीडियो, तो मुझे और काम करना चाहिए, है ना। तो बताओ यार अपने इस बड़े भाई के लिए, है ना, बड़ा भाई के लिए, छोटा भाई के लिए, अपने बड़े भाई छोटे भाई के लिए बताओ कि आपको मज़ा आ रहा है वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट आपको किसी चीज़ पे भी वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ पे वीडियो मिलती रहेंगी। बाय, लास्ट में इतना ही कहूँगा, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, कीप काम, स्टे पॉजिटिव।